नमस्कार, खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामला कोर्ट में है, प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन इसने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी तक विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा था, लेकिन एक पत्रकार पर एफआईआर होने के बाद चुनाव आयोग ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर कार्रवाई कर गलत संदेश दिया, जिसका हर कोई विरोध कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय में बिहार के बाद दूसरे राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया कराई जाएगी। यदि कोई खामी मीडिया के द्वारा चुनाव आयोग या पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश की जाती है तो मीडिया पर कार्रवाई करना कहां तक जायज है, इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। ये निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। आयोग ने अपना स्वर्ण जयंती वर्ष 2001 में मनाया था। एक संवैधानिक संस्था होने के नाते सभी इसका सम्मान करते हैं, लेकिन बढ़ते समय के साथ चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। कभी ईवीएम को लेकर तो कभी मतदाता सूची को लेकर। और इस समय इस मामले में सबसे ज्यादा तूल पकड़ा जब बिहार में की जा रही एसआईआर प्रक्रिया की खामियों को एक पत्रकार ने उजागर किया। पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और आरोप है शासकीय कार्य में बाधा डालने का। लेकिन ये कैसे संभव है और क्यों ये बड़ा सवाल है? दरअसल बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष शुरू से ही हमलावर रहा और इसे सरकार और चुनाव आयोग की साजिश बताया। इस हंगामे के बीच बड़ी जिम्मेदारी मीडिया ने उठाई इस पूरी प्रक्रिया का फैक्ट चेक करने के लिए, और इसीलिए एक वरिष्ठ पत्रकार ने इसकी खामियों को उजागर किया, जो कई अखबारों और चैनल्स की सुर्खियां भी बना। कर दीजिए दस्तखत, कोई बात नहीं। आप लोग की मजबूरी है, आप लोग को कहा गया दस्तखत करने, तो उसमें क्या है? अब जब सब आप ही लोग को जिम्मा दे दिया गया कि फॉर्म भरते जाइए, दस्तखत करते जाइए, तो क्या बस इससे मिला के बस कर दे रहे आप लोग दस्तखत हैं? सब लोग दस्तखत देखिए, बीएलओ साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को चूंकि टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि बस सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए, यही कह दिया ना। ये पूरा बंडल रखा हुआ है, ये पूरा बंडल है, ये बंडल पूरा मेरे ख्याल से सब सादा बंडल है। इसमें किसी में कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऊपर जो चुनाव आयोग का है और उसके बाद सब अधूरा भरा हुआ, कुछ भी सारे कॉलम खाली, पीछे कोई सिग्नेचर नहीं है। और ये सब लोग अब जनार्दन इसमें हर 2025 का वोटर लिस्ट सामने है और ये फॉर्म भर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं। जो दिखा उतना ही किया। क्या सुनना मैं आपका? अरे आप कौन हैं? हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। या तो पहले से सब कुछ तय हो चुका है, बस ये केवल आई वॉश है, ये केवल मुहिम। अगर आंकड़ा 10 दिन पहले ही आ गया है तो यानी ये स्पष्ट करता है कि पहले से सब कुछ तय है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पे तय कर रखी है कि किसका काटना है, किसका हटाना है। एनडीए के जितने भी हमारे बड़े बड़े लीडर है वो ट्वीट, अभी तो आदरणीय चिराग जी का ट्वीट देख लीजिए, क्या उन्होंने किया है, क्या कहा है। प्रशासन के ऊपर उन्होंने भी सवाल उठाया। अगर मैं सवाल उठा रहा हूं तो हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगे, हो सकता है कि आपको बुरा लगे, क्योंकि मैं विपक्ष में हूं, मैं कांग्रेस का सांसद हूं। लेकिन आपका जो पार्टनर है, आपका अलायंस जो पार्टनर है, वही सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग कभी नहीं हटाएगा जो भारतीय होंगे, जो फर्जी नहीं होंगे उनको कैसे हटाएगा, और उसको कौन हटा सकता है? इसलिए व्याकुल भारत है। इस बार बिहार में मुख्यमंत्री का पद भी नहीं खाली है, सत्ता बनेगी एनडीए की, क्योंकि ये लोग नकारा हैं, ये बिहार को बर्बाद और बदनाम करते हैं।
चुनाव आयोग और मीडिया का चोली दामन का साथ होता है, क्योंकि मीडिया के संबंध में आयोग की व्यापक नीति है। ये निर्वाचन अवधि के दौरान और अन्य अवसरों पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया के लिए नियमित ब्रीफिंग आयोजित करता है। मीडिया के प्रतिनिधियों को मतदान एवं मतगणना के वास्तविक संचालन पर रिपोर्ट बनाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्हें आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्रों के आधार पर मतदान केंद्रों और गणना केंद्रों में जाने की अनुमति दी जाती है। मतदान के दौरान भी यदि कोई मतदाता परेशान हो रहा है या किसी भी चुनाव में नियम विरुद्ध यदि कोई एक्टिविटी हो रही है तो मीडिया उसे कवर करके जिम्मेदारों तक पहुंचाता है। लेकिन बिहार के मसले ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज करते हुए पटना जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो को रीपोस्ट किया है। चुनाव आयोग ने एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में बीएलओ से पूछा जा रहा है कि 16 तारीख को आप ब्लॉक में क्यों आई थी। बीएलओ ने कहा कि मृत और शिफ्टेड लोगों की सूची बनाने के लिए आई थी। सूची राजनीतिक दलों को देने के लिए बनाई गई। उन्होंने कहा कि बूथ नंबर 226 के मृत व्यक्तियों का नाम लिखकर वो सत्यापित कर रही थी, तभी मीडिया वालों ने पीछे से आकर मेरा वीडियो बना लिया। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी। जिला प्रशासन पुनः स्पष्ट करता है कि उक्त वीडियो में फुलवारी शरीफ प्रखंड में बीएलओ द्वारा मृत और स्थानांतरित मतदाताओं की सूची तैयार की जा रही थी। दोनों मतदाताओं के गणना प्रपत्र में बीएलओ के द्वारा मृत मार्क करके हस्ताक्षर स्थान पर उसका नाम लिखकर सत्यापन किया गया कि ये दोनों मतदाता मृत हैं। कल आप ब्लॉक आए हुए थे, क्यों आए थे? मृत वाले को सीटेड वाले को सूची बनाने आए थे सर। सूची क्यों बना रहे थे? राजनीतिक दल वाले को देने के लिए। फॉर्म में आप साइन कर रहे थे, क्यों साइन कर रहे थे आप? यहाँ मृत लिखे थे सर, यहाँ मृत लिख के सत्यापित कर रहे थे सर। यहाँ बूथ नंबर डाल रहे थे। किसका नाम लिखे हुए हैं वो? ये रानी कुमारी। कौन है ये? सत्यापित वो हम है सर। हम ये- बीएलओ रानी कुमारी सत्यापित कर रहे हैं। अब बूथ 226 लिख रहे हैं। पीछे से आके मीडिया वाले मेरे फोटो ले लिए सर कैमरा में। तो अब हम कुछ गलत काम तो नहीं करे थे। मृत वाले सीटेड वाले को सिर्फ सूची बनाने के लिए आए थे सर, सत्यापित करने के लिए। अब ये बातें चुनाव आयोग ने स्पष्ट करके पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश की है, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि एसआईआर जिस पर शुरू से ही सवाल उठे उसके काम में पारदर्शिता क्यों नहीं है। उधर चुनाव आयोग और मीडिया आज से नहीं कई वर्षों से काम कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई या मीडिया पर सवाल उठाना कहां तक जायज है। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि जो भी दावे चुनाव आयोग कर रहा है पूरे सत्यापन समय पर करने के उसका मापदंड क्या है, और यदि सब कुछ ठीक ही चल रहा है तो विपक्ष, मीडिया और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल क्यों उठाए, ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो चुनाव आयोग की साख पर सवाल तो है, चौथे स्तंभ पर प्रहार भी कर दिया है, लेकिन क्यों? अब आप अपना क्लैरिफिकेशन पब्लिक डोमेन में लाते हैं। बीएलओ को हमने सुना, वो जो कुछ भी बता रही थी, लेकिन यहां तक नौबत क्यों पहुंची? ये नौबत इसलिए आ गई क्योंकि जब से एसआईआर की बात हुई, विवाद शुरू हुआ, बवाल शुरू हुआ, विपक्ष ने सवाल उठाए। जब इसकी तह तक जाने की कोशिश मीडिया ने करी कि आखिरकार इस पर एसआईआर पर इतने सवाल क्यों आ रहे हैं, क्यों इतना विरोध हो रहा है, तब जाकर जब मीडिया ने इसकी एक फैक्ट चेक करने की कोशिश की तो जो तस्वीरें आई उनको देखा गया, समझा गया। यदि कहीं कोई आपत्ति थी, बात की जा सकती थी, पूछा जा सकता था। आपने तो सीधे सीधे एक पत्रकार पर एफआईआर दर्ज करा दी और उसके बाद अब आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि ऐसा था और वैसा था। अरे भाई, जैसा भी था आप वहां पे भी तो क्लैरिफिकेशन दे सकते थे। आपने क्यों पत्रकार को वहां पर, आपके जो कलीग वहां पर काम कर रहे थे, उन्होंने क्यों कैमरे पे हाथ रखा? उन्होंने क्यों बोला आप कौन है सवाल पूछने पर? तो ये सारी चीजें बताती हैं कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। लेकिन कुल मिलाकर एसआईआर की पारदर्शिता पर सवाल है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी यहाँ सवाल हुए हैं, जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया था इस वक्त। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रबल प्रताप शाही। प्रबल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे संजय पासवान, उनका भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के गगन शर्मा। गगन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर कुमार राकेश। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कुमार राकेश जी,
आपसे करूंगी और आज चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि ये विषय इलेक्शन कमीशन और मीडिया पर आया और ये जहां से चीजें हुई, मीडिया पर सवाल क्यों, मीडिया पर जिस तरीके से चीजें की गई, बार बार कहा गया, ये बहुत जरूरी हो गया है कि क्या जो मामला हुआ, जो बातें हुई, और अभी भी कह दिया जाता है, अभी भी कोई बहुत देर नहीं लगती है मीडिया पर सवाल उठाने में, लेकिन क्या किसी भी चीज की तह तक जाने के लिए या फैक्ट चेक करने के लिए जो भी तस्वीरें आई हैं, क्या कोई गुनाह कर दिया मीडिया ने? पूरे इस मामले को आप कैसे लेते हैं? देखिए राखी, आज आपने मीडिया और ईसी के बदलते समीकरण पे आप चर्चा कर रही हैं। चर्चा का विषय काफी अच्छा है और एक नया नैरेटिव गढ़ा गया है गोदी मीडिया के नाम से, और मुझे कहते हुए बहुत ही कष्ट हो रहा है कि एक ही डंडे से सबको चमका देना भी मुद्दा है कि क्या पहले वो सोनिया मीडिया थी क्या, या पहले मनमोहन मीडिया थी क्या। पे 2-4 कार्यक्रम करेंगे, मैं काफी कंटेंट दे सकता हूँ राजीव गांधी से लेकर के नरेंद्र भाई मोदी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनको मैंने पर्सनली कवर किया, ये तो देखा है। ऐसे कई नाम हैं, अभी अपने मीडिया की चर्चा की, कुछ रिपोर्ट दिखाई। मीडिया का जो काम है, जो दिखाना है, सच दिखाना चाहिए। सच कितने लोग दिखा रहे हैं अलग मुद्दा है, अलग विषय है, लेकिन जो बात कही गई, जो रिपोर्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई, उस रिपोर्ट के बीच में उस बात को उजागर करना, उसको उसको एक प्रचार का माध्यम बनाना, वो कहीं से न्यायोचित नहीं है। रही बात जो एफआईआर किया गया है, एफआईआर की जरूरत नहीं थी। जो प्रशासन उनको बताना चाहिए था कि सर ये प्रक्रिया है, तो आपने नहीं हो रहा था, लेकिन जिस तरह इसको पूरे इशू को पेंट किया। कुमार राकेश जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। 11 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 37 लाख। कुमार राकेश जी, फोन पर कनेक्ट करते हैं सर, आवाज आ रही है? हाँ नहीं, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर, प्रॉपर तरीके से मैं सुन नहीं पा रही हूँ। आपको फोन पर कनेक्ट करते हैं हम, तब तक कोई मेहमान अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे, बहुत जल्दी से आपको कनेक्ट करते हैं। गगन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ गगन जी, देखिए आपसे मेरा सवाल है, एक तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, जब पहली सुनवाई हुई थी तब भी ये बातें आई थी कि ये प्रोसेस रहेगी, इसको रोका नहीं गया था, लेकिन हाँ समय सीमा पर सवाल थे कि इसी समय पर एकदम इलेक्शन के पहले कैसे पूरा करेंगे, क्या टास्क होगा। अब इसके बाद देखिए वो टास्क कैसे पूरा करना है, इसी के फैक्ट को लेकर, इन्हीं सारी चीजों को लेकर जो मीडिया पर्संस गए, तमाम चीजें आई हैं। सवाल इस बात का उठता है कि किसी पर एफआईआर करा देना, ठीक है, आपको लगा, आपने कहा शासकीय कार्य में बाधा हुई, लेकिन जवाब जिनसे मांगा गया उन्हें अपना जवाब भी तो वहां पर देना चाहिए था, वो नहीं आया। दूसरी चीज ये कि जितने आनन फानन में इस टास्क को पूरा किया जा रहा है, जो वीडियो में जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, और अब इलेक्शन कमीशन जो क्लैरिफिकेशन दे रहा है, पूरा मामला क्योंकि कोर्ट में है, इसमें क्या एक सॉल्यूशन आप निकलता देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने मुझे आपके चैनल पे आके इस टॉपिक पे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। हम इलेक्शन कमीशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं और इंडिपेंडेंटली काम कर। अब आपका सवाल बिल्कुल सही है कि आप कह रहे हैं कि इतनी आनंद पान में इलेक्शन और ये काम क्यों हो रहा है, एफआईआर क्यों दर्ज कराई गई है। इन सारी बातों को मैं आपको 2-3 बातों में स्पष्टीकरण दे दूंगा। गगन जी, आपका भी ऑडियो नहीं आ रहा है ठीक से। आप पूछ रहे इतने आनंद फानन में, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क, हाँ कुछ नेटवर्क इशू है, मे बी शायद, या फिर फोन पर कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आवाज यदि ब्रेक होगी तो मैं प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पाऊंगी। तो ठीक है, मैं एक बार गगन जी, मेरा प्रश्न यही रहेगा और बहुत जल्दी से आपको मैं रिकनेक्ट करती हूँ फोन पर ताकि आपकी बात आ जाए। तब तक कुमार राकेश जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। आपको फिर से बताना पड़ेगा सवाल क्या है। कुमार राकेश जी, हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। तो आप जब हम लोग बात कर रहे थे, तो मीडिया और इलेक्शन कमीशन के रिश्तों की बात हो रही थी, दूसरा जो प्रक्रिया चल रही है उसकी बात हो रही है। मेरा मानना है कि जो रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुई, हाँ, उस पे रिपोर्ट बना देना कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। हर एक प्रक्रिया एक प्रक्रिया होती है, कोई भी सरकारी प्रक्रिया होती है, जब तक वो पूरी ना हो जाए तब तक किसी पे भी, चाहे कोई भी हो, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, उस प्रक्रिया पे ब्लेम लगाना मुझे लगता है कहीं से उचित नहीं है। कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, खबर के लिए खबर नहीं होनी चाहिए। मेरा भी अपना एक 35 साल का अनुभव है। जैसे मैं स्टिंग पत्रकारिता के खिलाफ हूँ, स्टिंग नहीं होनी चाहिए। वो एक परस्पर विश्वास को तोड़ता है। जैसे कई लोग आए और स्टिंग में, उसी तरह से स्टिंग में पा गए। पिछले 25 वर्षों में देखेंगे कई तरह के स्टिंग हुए, कई हंगामे हुए उसके, कई लोगों के सांसदी तक चली गई। लेकिन वही लोग बाद में सीबीआई के घेरे में आए, जिन लोग कभी कमेटी का अध्यक्ष थे।
तो मेरा मानना है रिपोर्टिंग ठीक है, पत्रकारिता का सम्मान होना चाहिए, न्यूज का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अतिरेक कहीं भी ज्यादा उत्साह, अति उत्साह कहते हैं सर्वत्र वर्जते। तो जो भी हमारे पत्रकार मित्र हैं उन्होंने रिपोर्टिंग की है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको लेकर के विपक्ष का मुद्दा बनाना, उसको लेकर के आगे बढ़ना वो ठीक नहीं है। हाँ, गलत करती है सरकार, सवाल उठना चाहिए उस पर, कोई दिक्कत नहीं है अभी पूरा। लेकिन वह अभी तो 25 जुलाई तक का लास्ट डेट है। 25 जुलाई के बाद यदि रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुई या ऐसा किया गया, क्या रिवीजन है, रिपोर्ट में क्या प्लस क्या माइनस है, वो तो पूरा अभी एक ऑडिट वाला मामला है, पूरा शोध का मामला है। तो उसको लेकर के मुद्दा बनाना मुझे लगता है कहीं से उचित नहीं है। इसके बावजूद अपने को कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए, 37 लाख की बात आ रही है, 11 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, तो पिछली बार सरकार कहाँ थी, विपक्ष कहाँ था, विपक्ष ने सर्वेक्षण कराया क्या? और SIR के बाद जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात है, 20 साल पहले भी हुआ था, 22 साल पहले भी हुआ था। हर एक साल इलेक्शन कमीशन करवाता है, उसमें जुड़ते हैं और नहीं जुड़ते हैं। तीसरा मुद्दा है कि बिहार के जो उत्तर बिहार वाला मामला है, पूर्णिया से लेके मधुबनी तक का जो क्षेत्र है, वहां पे मैं पहले भी बोला आपको कि पूर्व सांसद साबिर अली की एक रिपोर्ट थी और बिहार के वरिष्ठ पत्रकार है रेस्पेक्टेड हेमंत जी ने किताब लिखी कि पिछले 20 वर्षों में 140% की आबादी बढ़ी है। AIM का जो वर्चस्व बढ़ा था, 5 विधायक आए थे, आपने सुना होगा, उसको 4 चले गए थे, RJD में 1 बच गए थे, तो किसका परिणाम था? वहां मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ गई और वो रोहिंग्या या बांग्लादेशी आए, उसका भी एक बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है और देश में काम कर रहा है। भाई ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में बोला कि 5 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या आ चुके हैं, तो सरकार क्या कर रही है भाई? निकाला क्यों नहीं आपने? कैसे घुसपैठ कर रहे हैं, कैसे क्या, ये भी एक सवाल है, उसमें भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। तो ये जो पूरा मामला है, यहाँ पे कई लोगों ने उसको हिंदी उसको रख दे दिया। मैं कहता हूँ घुसपैठिया किसी भी जाति का हो, घुसपैठिया है जो भी। वो लोग एक ने आरोप लगाया NRC का मुद्दा है। अरे भैया, देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक अनुशासनजनक कार्रवाई क्यों विचारित करनी चाहिए? और एक मुद्दा और है, आज मैं चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, मैं कुछ नाम बताता हूँ, अपने आप में कहानी है। आप VS रमा देवी राज्यसभा की महासचिव बनी, राज्यपाल बनी, TN सेशन साहब एक नाम, एक अच्छा माइलस्टोन क्रिएट किया। डॉक्टर MS गिल, कौन नहीं जानता, क्या नहीं नवाजा गया, इलेक्शन कमिश्नर रहे। GM लिंगडो, बताने की जरूरत नहीं है। PS कृष्णामूर्ति, VV टंडन, गोपाल स्वामी, नवीन चावला, मैं तो इनको हिस्ट्री ऑफिसर मानता हूँ। शुरू से ही कांग्रेस की बात कर रहे थे। ऐसे ऐसे नाम हैं जिससे घंटों बहस की जा सकती है। BR संपत, HS ब्रह्मा, मैं सबके आपको मैं घंटों बता सकता हूँ कि कितने ईमानदार रहे, कितना देश के लिए काम किया, कितना कांग्रेस के लिए काम किया, सत्तारूढ़ की कितनी चमचागिरी की, कितना फायदा उठाया। तो मुद्दा है, आज जो है अभी वो गलत है। आज के जो भी CI है और अभी उन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया, सिस्टम का खिलाफ, सवाल उठना चाहिए। बिल्कुल कुमार राकेश जी, ठीक है, इम्पीचमेंट लाना चाहिए, राष्ट्रपति पास जाना चाहिए, लेकिन अभी गलत नहीं है तो बिला वजह मुद्दा नहीं बनना चाहिए। हाँ ठीक है, गगन जी अपनी बात रखिएगा। गगन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? गगन जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रही हूँ सर, बोलिए। हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए सर। तो इलेक्शन कमीशन एक 124 उसको काफी सारी पावर्स दे सकता है, सब कर सकता है। तो अगर इलेक्शन कमीशन आज कोई भी स्टेप उठा रहा है चुनाव को इस तरह से करने के लिए जिसमें किसी को ये ना लगे कि मरे हुए लोग भी वोट दे रहे हैं, 1 नेशन 1 वोट पॉलिसी को फॉलो करने की बात कर रहा है, तो उस प्रक्रिया के अंदर हमें फिर कानून पर विश्वास होना चाहिए। और दूसरा नंबर, जो पास्ट परफॉर्मेंस है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस, तो मैं कहूंगा इस पर क्वेश्चन उठाना असंवैधानिक है और सरकार को काम करते देना चाहिए। ठीक है गगन जी, वापस आऊंगी। गौरव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? गौरव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, म्यूट किया आपने? म्यूट तो नहीं है, आवाज प्रॉपर आ रही है आपकी। हाँ अभी आई आपकी आवाज। गौरव जी देखिए, आज का जो विषय है वो इलेक्शन कमीशन और क्योंकि चौथा स्तंभ मीडिया, उसकी बात हो रही है। बट एक वजह नहीं है कि जो एक वाकया हुआ है, जो एक वीडियो बनाया गया, जो लाया गया, उसके बाद FIR हो गई। बात सिर्फ एक चीज की नहीं है, बात इस चीज की है कि समय समय पर
इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस ब्रीफिंग करता है, मीडिया को बताता है। मीडिया की जिम्मेदारी होती है हर इलेक्शन के समय पे कोई भी अनियमितताएं हैं, कोई भी खामियां हैं, कोई भी चीज़ें हैं, वो पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश करता है। उस पर जो भी एक्शन लिया जाए, जो भी चीज़ें हों, ये दायित्व बनता है। यहाँ जो चीज़ें आई हैं, यदि इतना विरोध हो रहा था, उस पर फैक्ट चेक किया गया, उस पर इतनी चीज़ें की गई, आपने मीडिया को कटघरे में क्यों खड़ा कर दिया? भाई मीडिया किसी पार्टी का बन के तो गया नहीं था कि मैं देख लूँ और मुझे फर्जी फॉर्म मिल जाए, फेक फॉर्म मिल जाए। एक जांच के पर्पज से गया। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, क्या ये नहीं विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं? क्या इस तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए थी? राखी जी, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, अजीत अंजुम मीडिया नहीं है। अजीत अंजुम की एक स्पेसिफिक विशेष विचारधारा है। उनकी विचारधारा गैर राष्ट्रवाद की है, गैर सनातन की है, सनातन विद्रोह की है, और उनकी एक लंबी फहरिस्त रही है कांग्रेस के पक्ष में नैरेटिव को खड़ा करना, एस्टेब्लिश कर। गौरव जी एक सेकंड गौरव जी, एक मिनट, मैं अमूमन कभी क्रॉस नहीं करती। संस्था है गौरव जी, मैं एक चीज के लिए करेक्ट कर दूं, ये चर्चा अजीत अंजुम पर नहीं हो रही है। पहली चीज, एक मिनट, ये चर्चा अजीत अंजुम पर नहीं हो रही। उसी वीडियो आया, देखिए वीडियो आया तो फिर इलेक्शन कमीशन ने भी तो उसको रीपोस्ट करके एक वीडियो दिया। बात मीडिया को लेकर होता है, चाहे अजीत अंजुम जाए, मैं चली जाऊं, कुमार राकेश जी चले जाएं, कोई भी चले जाता। जो वहां के कर्मचारियों ने किया, क्या वो ठीक था? हाँ, आप बोलिए, क्योंकि आपने एकदम कोड करा वो नाम, तो मुझे लगा सिर्फ पर्टिकुलर उस विषय पर चर्चा नहीं है। हाँ बोलिए। देखिए अजीत, मैं बता देता हूं, अजीत अंजुम एक टूल किट का हिस्सा है, और उसी टूल किट ने चिल्लाना शुरू किया। सोशल मीडिया के माध्यम को स्पष्टीकरण देना पड़ा, उनके सवालों का जवाब देना पड़ा, और एक स्वायत्त सरकारी संस्था को, एक संवैधानिक संस्था को के काम में अगर आप बीच में बाधा डालते हैं तो दैट मीन्स कि आप अपराध कर रहे हैं, और उस अपराध का दंड आपको भुगतना चाहिए। इसलिए एफआईआर जो हुआ वो बिल्कुल स्पष्ट हुआ, और एक मुस्लिम कर्मचारी कर रहे हैं, वो स्पष्ट दिखाई देता है कि वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, और बिहार के अंदर एक असंतोष का वातावरण इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जिस तरह से ईवीएम मशीन के खिलाफ ये लोग नैरेटिव स्थापित करते हैं। और आप एक बात बताइए, 2004 के बाद कोई भी, आप देखिए 175% तक मुस्लिम हिंदुओं की आबादी 10 से 12% थी, पर पलायन हुआ हो, लोग दूसरे अर्बनाइज्ड हो गए क्षेत्रों में जाकर के बसे हो, देश के दूसरे राज्यों में बसे हो। इसलिए अगर इलेक्शन कमीशन आज ये काम कर रहा है और बता रहा है 12 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, उसमें से कई लोगों के, लाखों लोगों के डुप्लीकेट हैं, दूसरे प्रदेशों में नाम है, पता ही नहीं है, तो क्या ये करेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देश का लोकतंत्र घुसपैठियत बांग्लादेश और रोहिंग्या का देश नहीं, और पश्चिम बंगाल जब दिया था कांग्रेस पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने, उस समय कहां यह मीडिया था भाई? जब नवीन चावला को बना दिया गया था इलेक्शन कमीशन सोनिया गांधी के द्वारा, तब ये अजीत अंजुम कहां थे? तब इलेक्शन कमीशन ने प्रॉब्लम नहीं दिखाए थे। चलेगा, न्यायोचित मापदंड चलेगा, निश्चित रूप से आप क्रिटिसाइज करिए, लेकिन सरकारी काम के बीच में जाकर के आप अपना नैरेटिव वार नहीं चला सकते, आप उसके काम में बाधा नहीं डाल सकते। इसलिए आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा, देश अब जागरूक हो चुका है, डिजिटलाइज हो, इंटेलिजेंस के माध्यम से पता चल जाते हैं। इसलिए आपकी नीयत भी पता चल रही है कि आप करना क्या चाहते हैं। हार का डर अभी से सताने लगा, इसलिए कैसे विद्रोह और विरोध और एक तरह से जाति और सांप्रदायिक हिंसा के आग में झोंका जाए बिहार को, उसका तो नमूना इन लोगों ने, इंडी गठबंधन ने प्रस्तुत कर ही दिया है वहां पर, और उसी टूल किट का। ठीक है गौरव जी, मीडिया इसमें दूर दूर तक नहीं है, ये टूल किट के हिस्से वाले लोग ही हैं सिर्फ जो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अभी सब लोगों की प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं इस पे बात रखूंगी, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं किसी का यहाँ पक्ष लेने नहीं बैठी हूँ, भले मीडिया से हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बात आ रही है। आपका अपना मत हो सकता है, कुमार राकेश जी का अपना मत था, गगन जी का अपना मत था, भी सभी लोगों की प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं इस विषय पर अपनी बात रखती हूँ। प्रबल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी आ रही आवाज, नमस्कार, बोले। हाँ प्रबल जी, इस पूरे विषय को कैसे लेते हैं? यहाँ इलेक्शन कमीशन और मीडिया की बात हो रही है, एक वाकया आया, एक घटनाक्रम आया, लेकिन हम ये नहीं देखते, हम सिर्फ कैरेक्टर पर नहीं जाते कि वो व्यक्ति कौन है या वो मीडिया किस प्लेटफॉर्म से है। मुद्दा ये था कि जब किसी चीज को देखने गए, जब बातचीत की गई, क्यों कैमरे पर हाथ रखा गया, क्यों रोका गया, और ऐसे हमेशा अमूमन कोई चीजें होती हैं। मीडिया तो अपना काम कर रहा है, बट गौरव जी कह रहे हैं कि नहीं, वो मीडिया पर्सन नहीं है, ये एक टूल किट की तरह काम कराया गया है। तो ये तो एक और क्वेश्चन मार्क आ गया कि क्या ये चीजें भी होंगी। अब इस पे एक सवाल मीडिया पर फिर आकर खड़ा हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रकोष्ठ है, भारतीय चुनाव आयोग, वो चुनाव प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी स्पेशल इंटेंसिव जो रिव्यू है, इसमें आपको अपनी नागरिकता बतानी है। ये इलेक्शन कमीशन कौन होता है नागरिकता तय करने वाला?
आज के दिन में 8 करोड़ जो मतदाता हैं बिहार के, उनको अपनी नागरिकता बतानी है कि वो बिहार के नागरिक। अब आप ये समझिए कि उसी से वोट हुआ लोकसभा में 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडी गठबंधन जो है पाया, तो वो क्या 30 जो पाए हो सीट, वो क्या नल एंड वाइड हो गई? अगर तुम वोटर्स को नहीं मान रहे हो, आप लोग कह रहे हो वोटर्स को हम नहीं मानते, अगर तुम वोटर्स को नहीं मानते तो इनको वापस लो, 30 सांसद को वापस लो, अपने उनका इस्तीफा करवाओ। अहमद जो 30 सांसद एनडी गठबंधन के हैं, ये एनडी वाले वापस ले अपने सांसदों को। और ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश हो जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रकोष्ठ हो चुका है, एक प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है। वो देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, देश के संविधान को कमजोर कर रहा है। और अगर पत्रकार चले गए और उन्होंने सवाल पूछ लिया, क्या गलत कर दिया? अजीत अंजुम जब 2011 में 12 में अन्ना आंदोलन का समर्थन कर रहे थे तब अजीत अंजुम ठीक थे। अब अजीत अंजुम आपसे सवाल पूछ रहे थे, अजीत अंजुम बेकार हो गए। अब अजीत अंजुम टूल किट है, टूल किट का हिस्सा तो चुनाव आयोग है जो नरेंद्र मोदी का टूल किट बन के घूम रहा है। किसानों को की नागरिकता छीनने की कोशिश हो रही है। भूमिहीन किसानों की लोग जो है प्रदेशों में, विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं बिहार के, और लोगों का वोटिंग राइट छीनना चाहते हो। जूते पड़ेंगे, जूते, मैं बता दे रहा हूँ। जो भी वोट काटेगा उसको जूते मारेगी जनता। ये पीएनओ भी सुन ले, वहां के अधिकारी भी सुन ले, और भारतीय जनता पार्टी और इसके जो एनडी गठबंधन है वो समझ ले। ये जनता बहुत दिन तक, तुम उसकी जमीन छीनना चाहते हो, उनके नागरिकता रद्द करके क्या करना चाहते हो? अब कौन सा रोहिंग्या आया है, अब कौन सा बांग्लादेश? कभी कहते हो मुंबई जाते हैं बांग्लादेशी। जब पूरा बिहार से लोग पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाएंगे, बांग्लादेशी बिहार में आएंगे। बिहार में विकास नहीं है तो बिहार के मौजूदा लोग तो पंजाब जा रहे हैं, आएंगे, वहां बांग्लादेशियों को जाना होगा तो दिल्ली आएंगे। प्रबल जी, ऑडियो नहीं आ रहा है आपका? ठीक है, मैं एक बार वापस से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि बिल्कुल ही एकदम होल्ड पर चले गए आप। मैं नहीं सुन पा रही हूँ आपको बिल्कुल भी। विमलेंदु जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है। हाँ विमलेंदु जी, आप अपनी बात रखिए इस पूरे विषय पर सबसे पहले, क्योंकि मैं जब तक सवाल लूंगी आपका भी ऑडियो ना चला जाए, तो प्लीज पहले आप अपनी बात रखिए। देखिए, बात इस पे मैं अपनी तरफ से क्या, हम लोग तो कोई प्रवक्ता नहीं है चुनाव आयोग के, जो चुनाव आयोग की तरफ से तो कोई बात नहीं रख सकते। हाँ, अपनी पार्टी का पक्ष रख सकता हूँ। मीडिया का अपना एक दायित्व है और उस दायित्व को मीडिया निष्पक्षता के साथ जो है वो उस कार्य को करे, यही लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन मीडिया अगर किसी एक नैरेटिव के साथ काम कर रहा है और उसकी भूमिका संदिग्ध लग रही है तो उस पर निश्चित रूप से सवाल जवाब तो होने चाहिए, मीडिया से भी प्रश्न होने चाहिए। चुनाव आयोग ने 25 जून को ही अपना एक पूरा का पूरा इंडिकेशन, गाइडलाइन पूरी तरह से सारे पार्टियों को दे दिया, सारे मीडिया पे बता दिया, मीडिया के लोगों को बता दिया कि ये प्रोसेस है। जब प्रोसेस में थोड़ा बदलाव आया, बदलाव ये है कि जो फॉर्म हर घर में देना था, उस घर में 2 फॉर्म देने थे, उसको बाद में चुनाव आयोग ने चेंज किया कि बीएलओ को ये अधिकार दिया कि आप आइडेंटिफाई करें कि जो व्यक्ति को आप फॉर्म दे रहे हैं वो व्यक्ति है कि नहीं है। अगर फॉर्म उसको भरना नहीं आ रहा तो खुद से भर भी लें, उससे पूछ लें, जानकारी ले लें। अगर आपके पास जानकारी है तो उस जानकारी को आप उसमें भरें। बीएलओ ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया। जो सक्षम बीएलओ थे, जो दक्ष बीएलओ थे, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ ये पूरा का पूरा जो है वह काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बावजूद भी वह अगर कहीं ना कहीं अगर किसी ना किसी को कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है, तो वह चुनाव आयोग को एड्रेस करके कह सकता है। राजनीतिक दल उसके लिए सक्षम थे, राजनीतिक दल अपनी बातों को रख रहे थे। लेकिन शुरू से ही ये देखा गया कि एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से, कुछ मीडिया के लोगों के द्वारा किया गया। उनका ये कहना था कि ये पूरा का पूरा चुनाव आयोग का जो कार्यक्रम है, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चुनाव आयोग का फेल हो जाएगा या कहीं से भी जो है वह सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और चुनाव आयोग ने जो आज तक जो काम किया है और जो रिजल्ट दिया है, वह रिजल्ट तो ये दर्शा रहा है पूरी तरह से कि यह जो है वह यह काम पूरी तरह से सक्षम वो थे और उन्होंने किया। विमलेंदु जी, मुझे ये बताइए कि जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका था कि भाई इस प्रक्रिया पर कोई रोक होगी नहीं, सिर्फ समय पर सवाल थे, तो फिर मीडिया कौन होता है सुप्रीम कोर्ट को क्रॉस करके आगे जाके इन सारी चीजों को लाके उसको रोकने वाला या रुकवा देने वाला?
यहाँ तो बात उस चीज की हो रही थी कि वो जो फॉर्म कैसे हो रहे हैं, कैसे सत्यापन हो रहा है, इसके कुछ चीजों के लिए जाना पड़ा ना, कि जब विपक्ष बार बार शोर मचाता है, हल्ला करता है कि गलत हो रहा है, साजिश हो रही है, तो ये तो मीडिया का काम ही है जाना, वो कोई भी जाता है XYZ, तो बात तो उस चीज की हो रही है। राकेश जी, मैं वही बात कर रहा हूँ आपको कि मीडिया की जो अपनी जिम्मेदारी, जैसे मैं देखिए 1-2 वीडियो हम लोग भी वायरल हो रहा है, देख रहे हैं कि एक मीडिया कर्मी जो है वह राजनीतिक दल के लोगों को कह रहा है कि आप बीएलओ को सहयोग क्यों कर रहे हैं। उसे जानकारी ही नहीं कि राजनीतिक दल को अधिकार दिया गया है राजनीतिक दल के द्वारा प्रत्येक बूथ पर BLA-2 बनाने का, और हर BLA-2 को ये अधिकार है कि वह 50 फॉर्म कलेक्ट करके लोगों का और BLO को जमा कर सकता है। ये उसको इलेक्शन कमीशन ने अधिकार दिया, लेकिन उसको कह रहा है कि आप क्यों यहाँ पर हैं। तो मेरा यही कहना है कि मीडिया भी ये देखे, उन बहुत सारे मीडिया कर्मी तो ऐसे मिल रहे हैं जिनको कोई इलेक्शन के प्रोसेस की जानकारी नहीं है और उसके बाद वो करें। अगर कोई मान लीजिए कोई एक व्यक्ति फॉर्म को देख रहा है तो वो फॉर्म में ये देख रहा है कि BLO साइन कहाँ कर रहा है। एक तो उस पूरे फॉर्म में BLO के साइन का कोई कॉलम नहीं था, BLO को एक साइन करना था, ये आइडेंटिफाई करना था, उस पे लिखना था ये आदमी डेथ है, ये आदमी शिफ्ट हो गया है, ये आदमी जो है वह एक जगह से दूसरी जगह मल्टीपल नाम है, वो उसको फॉर्म पे लिखना था। तो BLO सबको ही अपने फॉर्म को उसी हिसाब से भर रहा था। जो लोग नहीं सक्षम थे भरने में, BLO खुद से भर के दिया है, और रात रात भर BLO जाग कर काम कर रहे हैं। ये BLO के मोराल को डाउन करने का काम है। और आप ये समझिए कि चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया में, वोटर लिस्ट प्रिपरेशन में और किसी भी आदमी को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने में BLO से ज्यादा अधिकार किसी के पास नहीं होता। ERO के पास भी उतने अधिकार नहीं होते। BLO अगर कह देगा कि हाँ मैं सत्यापित करता हूँ कि यह व्यक्ति जो है इस देश का नागरिक है, मेरे पास इसके सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, या मेरे पास इसकी जानकारी है, इतना सफिशिएंट है, इतना अधिकार BLO को इलेक्शन कमीशन ने दिया है। RO उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, ERO उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। आप BLO को हतोत्साहित करने के लिए देखिए, मीडिया के सामने माइक लगा के किसी को भी BLO को अगर दे दिया जाए कि 4 लाइन बोल दीजिए, तो ये संभव नहीं है कि कोई BLO जो है वह अपनी बात को जो है वह अच्छे से रख पाएगा। बहुत BLO तो घबरा गए, काम में डिस्टर्बेंस होने लगी जिस इलाके में भी मीडिया कर्मी जा रहे हैं। अगर आप देखें चुनाव आयोग के प्रोसेस को, हम लोगों ने देखा है बहुत नजदीक से। इलेक्शन में जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग हॉल के अंदर सिर्फ काउंटिंग एजेंट जाते हैं, मीडिया कर्मी अंदर नहीं जाते, बाहर में उनको ब्रीफ किया जाता है। इलेक्शन कमीशन तो हर दिन ब्रीफ कर ही रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। आपको घूमने का बहुत शौक था, वीडियो बनाने का, रील बनाने के, तो आप जाते जनता से पूछते, जनता से पूछ के अपनी राय लीजिए। जितना अफवाह फैलाना है उतनी अफवाह फैलाइए, वो कोई रोक टोक तो था नहीं। वो जो लोग कर रहे हैं वो आज भी कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, ये कोई पहली बात है ही नहीं। RJD के लोग पहले हल्ला मचा रहे थे, आधार कार्ड मेरा ले लीजिए, अब उनका एक एक वर्कर इस चीज में लगा हुआ है कि देखें वोटर लिस्ट में कितना नाम आ रहा है, कितना छूट रहा है। आज इलेक्शन कमीशन ने बैठक किया और आज सारे राजनीतिक दल को बुलाकर पूरा का पूरा बंडल ऑफ बंच ऑफ डॉक्यूमेंट दिया है। 1-1 लाख, एक जिले में 2-2 लाख लोगों के नाम जो है आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं BLO को, वो लिस्ट दी है सारे राजनीतिक दल को कि आप ढूंढ कर बताइए इसमें से कौन आदमी है जो जेन्युइन है, कोई मतदाता छूटे नहीं। तो हमारा दायित्व है राजनीतिक दल का कि हम इस चुनाव आयोग के कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाएं। हम लोग वो भूमिका निभा रहे हैं, और मीडिया को भी मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से सुनिश्चित करना चाहिए कि वो जो भी चीज दिखाएं वो वैलिड दिखाएं, कोई गलत अफवाह नहीं फैलाएं। क्योंकि देखिए अभी बहुत प्रोसेस होना बाकी है, अभी लोगों से डॉक्यूमेंट लेने का प्रोसेस शुरू हुआ है। अब एक एक डॉक्यूमेंट जो है लोगों को देना है, जिन्होंने 2003-4 में जिनका नाम जो है जिस वोटर लिस्ट में नहीं है, वैसे लोगों को डॉक्यूमेंट देना होगा। अभी ये पूरा प्रोसेस पूरा अगस्त चलेगा। अभी फर्स्ट रोल, ड्राफ्ट रोल अभी इशू होगा 1 अगस्त को, फिर राजनीतिक दलों को बैठाकर सबको दिया जाएगा, मीडिया को भी दिया जाएगा। यहाँ तक कि हम लोगों के पास है, हम लोग भी मीडिया को पास ऑन कर रहे हैं कि 1 लाख लोग, 1.5 लाख लोग इस डिस्ट्रिक्ट में जो है वह छूट रहे हैं, ये नाम है, ये लिस्ट है, चेक करवाइए। तो चुनाव आयोग अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर रहा है। हमारा दायित्व है इसमें सपोर्ट करें और निष्पक्ष वोटर लिस्ट बने,
यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बाकी जिसको जो कहना है वो कहता रहे। ठीक है। कुमार राकेश जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, जितना मैं अभी सबको सुन पाई हूँ, एक पक्ष अपनी राय अलग रख रहा है, दूसरा पक्ष अपनी तरफ से अलग राय रख रहा है। मकसद सिर्फ इस बात का था, इस चर्चा का, और अभी भी है जब तक ये चर्चा जारी है, कि इस तरह की चीज़ों का एक समाधान या सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्या वहाँ पे जाना या फैक्ट चेक करने के लिए रिपोर्टिंग करना, कोई भी होता, मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ, क्या वो गलत हो गया? या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, वो पर्टिकुलर किसी टूल किट के रूप में काम कर रहे थे, उनका एजेंडा कुछ और था वहाँ जाने का, भाई कोई और जाता तब भी तो चीज़ें आती। तो ये चीज़ें जो हैं, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। और फिर उस पोस्ट के बाद जो वो वायरल हो गया, उस पर रीपोस्ट करके आज इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ का जो एक वर्जन हमने अभी सुना थोड़ी देर पहले इस रिपोर्ट में, वो चीज़ें आ रही हैं। तो तब बीएलओ सो रहे थे क्या? तब जब पूछा गया तो क्यों नहीं बोला गया? तो बहुत सारी चीजें हैं जिसे समझना पड़ेगा। ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दें या मीडिया पर सवाल कर दें या कोई भी पत्रकार होता उस पर सवाल कर दें, ये ठीक नहीं है। नहीं राखी, आपकी सवाल है इसमें, और जहाँ तक मीडिया के रोल की बात है, मीडिया के रोल को समय समय पे परिभाषित किया जाता रहा है, चाहे सरकार कोई भी हो। आज की तारीख में मीडिया का रोल क्या हो और कैसे हो, इस पे बहुत ही चिंतन मंथन करने की जरूरत है। मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि आज जो मीडिया है, पत्रकारिता, जहाँ शब्द पूरे मीडिया वर्ल्ड से, जर्नलिज्म वर्ल्ड से, जर्नलिज्म जो है वो गायब होकर मीडिया हावी हो गया है। मीडिया इसलिए कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक भी है, ऑनलाइन भी है, टीवी भी है, रेडियो है, तो मिला के एक माध्यम का पूरा समुच्चय बनाने की बात कही गई है। अब इसमें जो बातें कही गई हैं, जो बातें हो रही हैं, वही एक प्रक्रिया की बात है। रिपोर्टिंग कहाँ, कब, कैसे, क्यों, खबर क्या है, उसको डिसाइड कौन करेगा? पाठक करेगा, संपादक करेगा, रिपोर्टर करेगा, न्यूज एडिटर करेगा। पूरी जो सिस्टम है वो ध्वस्त हो चुकी है। अभी जो ऑनलाइन है टीवी का, क्योंकि मैंने 18-19 साल यदि प्रिंट में काम किया है, तो 20 साल के आसपास मैंने टीवी में भी काम किया है, तो दोनों विधाओं की जानकारी, ऑनलाइन की भी है, रेडियो स्टेशन की भी है। तो मैं बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि खबरों की जो सीमा है, खबरों की जो परिभाषा है, वो तय कैसे हो। तो जैसे हम ऑनलाइन की बात करते हैं, तो जो रिपोर्टर ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहा है वही संपादक है, वही रिपोर्टर है, तो सीधा एयर में जाता है विदाउट एनी एडिटिंग। ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसलिए भारत की मीडिया आप देखेंगे, बहुत कम लोग हैं जो मैच्योर्ड मीडिया पर्सन हैं। विदेशी मीडिया में 40+ के लोगों को ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाता है। अब मैं कई विदेशी मीडिया है, नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, उसको लेके मैं अपने कोई ज्यादा मैं उसमें मोहित और प्रभावित वाली बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो अच्छी बातें हैं, देश से बाहर जो मीडिया है, देश में कुछ मीडिया है जो उसको संभाल के रखे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे एक गंभीरता के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ रिपोर्टिंग की जाती है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, यहाँ तमाम साल, 2 साल, 3 साल वाले बच्चे हैं, अनुभव भी नहीं है, उसको बताने वाले भी नहीं है। तो एक कारण है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, जो भी जर्नलिस्ट हैं, हमारे सहयोगी रहे हैं, सहयोगी पीढ़ी रहे हैं, हमारी बिरादरी के हैं, तो एक तो पहला है कि हम आंख मूंद के बिरादरी को समर्थन करें। दूसरी बात है, समर्थन करने का मसला होना चाहिए। ये गौरव मिश्रा जी ने कहा नैरेटिव्स की बात है, उसको हम खंडन नहीं कर सकते। नैरेटिव्स में बात में पहले एक एनडीटीवी में थे, कई जर्नलिस्ट हैं जो स्वयंभू समझ चुके हैं, हम ही व्यवस्था को चला सकते हैं, हम ही व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। राष्ट्रवाद गौण है और सोरोसवाद वहाँ जिंदा है। अभी कई बातें सामने आई, किसान को लेकर, राफेल को लेकर, अडानी को लेकर, अंबानी को लेकर के। तो अडानी अंबानी 2014 के पहले पैदा, शायद बाद में पैदा नहीं हुए, जितने पैनल लोग हैं सबको पता है पहले क्या था क्या नहीं था, वो हमारा अभी विषय नहीं है। लेकिन मीडिया और इलेक्शन कमीशन को लेकर के दोनों को देखना पड़ेगा। सैंक्टिटी, पवित्रता क्या है, उस पवित्रता में इलेक्शन कमीशन यदि गड़बड़ कर रहा है, पॉइंटेड आउट होना चाहिए, पिन डाउन होना चाहिए, लेकिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ गया है, उसका भी हस्तक्षेप है। सुप्रीम कोर्ट में भी कई ऐसे न्यायाधीश हैं जो कि राष्ट्र के धाराओं के खिलाफ कभी कभी बातें कर लेते हैं,
कई बार क्षमा भी मांगते हैं, कभी उल्टा, वो भी एक अलग मुद्दा है, बहस का मुद्दा है। लेकिन जो मीडिया, इलेक्शन कमीशन, सरकार और मीडिया का जो रिलेशन है, उस रिलेशन में हम कहाँ तक सही हैं और कहाँ गलत हैं, हम मीडिया वालों को आत्मसात करना चाहिए। सिस्टम, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे राजीव गांधी की सरकार हो या सोनिया गांधी की सरकार, सिस्टम कमोवेश वही है, उसमें सभी वही लोग काम करते हैं। तो कश्मीर फाइल्स बनी, उसमें हमारे मित्र विवेक अग्रवाल ने एक पुट किया कि तुम कुछ भी कर लो कश्मीर बदलने की बात, सिस्टम हमारा है, हम ही डिक्टेट करेंगे, और वो चीजें सामने दिख रही थी। तो अभी जो रिश्ता है सरकार और मीडिया की बात में, यहाँ तो वो नहीं आता। हम फैक्ट को दिखा रहे हैं, क्या प्रक्रिया पूरी हो गई, क्या प्रक्रिया पूरी 25 जुलाई के बाद का बंडल आया, उसमें कितनी गड़बड़ियां हुई, यदि उसको उजागर किया जाता या जाए वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि सारे सिस्टम में ठीक है, अच्छे लोग बैठे हैं, नहीं मैं नहीं मानता, गड़बड़ लोग भी हैं, सभी पार्टी के लोग जुड़े वाले लोग हैं, सबका अपना अपना अफिलिएशन है, सारे सरकार के लोग सरकार को वोट देते होंगे, इससे सहमत नहीं हूँ, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, लेकिन उसमें 22 में कहाँ दिख रहा है वो देखने की बात है। ठीक है, चलिए। हमारे प्रबल जी ने बोला कि 2011 में अन्ना के साथ थे, क्या थे, शायद उनको इतिहास नहीं मालूम है। हम लोग सब सहयोगी रहे हैं, कौन कहाँ क्या है, मैं 50 नाम दे सकता हूँ जो पहले क्या थे और आज क्या है। ठीक है, कुमार राकेश जी, एक सेकंड, गगन जी जुड़े हमारे साथ। डिस्कस नहीं कर रहे, हम एक मीडिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ संस्थान की बात कर रहे हैं, मीडिया बिरादरी की बात कर रहे हैं, मीडिया समाज की बात कर रहे हैं। हमको भी चिंतन करना है, सरकारी स्थिति को चिंतन करना है, क्योंकि सरकार चिंतन नहीं करती, सरकार अपने को जो ब्यूरोक्रेट है। ठीक है कुमार राकेश जी, मैं रोकूंगी, उस समय बात अधूरी रह गई थी प्रबल जी की, प्लीज। हाँ, आत्म सुधार की जरूरत है, वो भी जरूरी है। प्रबल जी मुझे सुन पा रहे हैं? ये सुन रहा हूँ, बोले नमस्कार। प्लीज प्लीज अपनी बात कंप्लीट करिएगा सर, उस वक्त ऑडियो बहुत ब्रेक हो रही थी, आपकी पूरी बात भी नहीं आई और बिल्कुल भी मैं सुन नहीं पा रही थी। मैं कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से SIR किया है, इस स्पेशल इंटेंसिव रेवेन्यू पार्टी का चुनाव वो एकदम चुनाव प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है, जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ है। जो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं, इसके एनडी गठबंधन को वोट नहीं करते हैं, उनका उन वोटर्स का नाम काटने की कोशिश हो रही है। और 2 करोड़ से ऊपर लोग जो है बिहार से बाहर रहते हैं। अभी काफी लाखों लोग जो है वो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में है खेती करने का काम, और उसके अलावा बम्बई में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में, चेन्नई में है, सूरत में है, बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली में है, लाखों लोग वहां पर रह रहे हैं। अब ये संख्या 2 करोड़ से ऊपर की है। इन सब वोटर्स का वोट काटने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी करवाना चाहती है, क्योंकि इसका हिडन एजेंडा है। आप पहली बार नागरिकता रद्द करने की कोशिश हो रही है। 8 करोड़ लोग, नागरिक कौन है, मतलब नागरिक कौन, नागरिकता मतलब किसकी है, वो अब तय होगा, भारतीय नागरिक है कि नहीं, वो तय करेगा ये चुनाव आयोग। अब आप ये बताइए कौन नहीं है, हमारा कागज लाए। और आपको जानकर अचरज होगा कि मेरी जानकारी में जो अभी आया है, कुछ पत्रकारों ने बताया कि झारखंड से सटे हुए जिलों से जो वोटर्स का वेरिफिकेशन वाला ये कागज है, देवघर में उस पर पकौड़ी बिक रही है, उस पर जो है मूंगफली बिक रही है, चाय के साथ लोग पकौड़ियां खा रहे हैं वो भरे हुए पेपर पे। अब आप ये सोचिए किस तरीके का काम करा रही है ये RSS, भारतीय जनता पार्टी लोगों का वोट और उनकी जमीन छीनना चाहती, नागरिकता रद्द करके किसानों का जो है वो बांग्लादेशी, रोहिंग्या और जो है वो दूसरे लोगों को बसा के देश में 25 लाख जो है। अरे रोहिंग्या और बांग्ला, जब बिहार से लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं तो रोहिंग्या वहाँ आएंगे। देखिए एक मिनट, देखिए ये जो बात निकलकर सामने आई है, अब इसका मामला कोर्ट में है, मुझे लगता है वहां से सॉल्यूशन निकले। रही बात पारदर्शिता की, तो अब वो इलेक्शन तक तो चीजें ऐसे ही चलनी है, कितना पूरा डेटा फाइनल आता है, उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन कैसे होते हैं, इतना ज्यादा इस पूरे मामले में मैं एक वर्ड यूज करूंगी, इस SIR की प्रक्रिया में इतना रायता फैल चुका है कि इसको समेटना तो सर मुझे लग रहा है वोटिंग तक बड़ा मुश्किल होगा। अब इसे आने वाले समय में देखेंगे कि क्या होता है। फिलहाल समय हो गया, मैं इस चर्चा को रोकूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, चुनाव आयोग की साख पर सवाल है, चौथे स्तंभ पर प्रहार है। मीडिया को लेकर जो बातें की गई हैं या कोट किया गया है, उस पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं हाँ टूल किट हो सकता है, नजरिया अलग हो सकता है, विचारधारा अलग हो सकती है। भाई क्या हो सकता है, जब तक
जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, कैसे चीजें सामने आएंगी? तो सवाल उठाना मीडिया पर बहुत आसान है, लेकिन आप उसके पीछे भी जाइए। बीएलओस क्यों चुप थे? मैं वही सवाल इस पूरी चर्चा में लेकर आ रही थी, लेकिन क्योंकि सबके अपने अपने मत है, देखिए आगे इसमें क्या समाधान निकलता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।